आज हमारे साथ डॉक स्टॉक में हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब। देखिए, पहले तो ये है कि अयूब खान का जो पीरियड है वो डिक्टेटरशिप ज़रूर थी सर। और फ्रैंकली व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट 61-62 में मैं स्टूडेंट लीडर होता था और मैं लीड किया करता था प्रोसेशंस माल रोड पर। अच्छा। और बल्कि मुझे याद है उस वक्त कि जमात इस्लामी का जो लीडर होता था उस्मान गनी होता, तो हम सब इकट्ठे होकर अयूब के खिलाफ करते थे, डिक्टेटर के खिलाफ। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट था और उसकी वजह ये थी कि लाइब्रेरी जो हम जाते थे वो USIS होती थी, अमेरिकन लाइब्रेरी, एयर कंडीशन होती थी, तो हम लोग सारा वक्त वहां जाके पढ़ा करते थे। तो बड़ी किताबें जो पढ़ते थे वो सारी अमेरिका की तारीफ वाली चीजें होती थी, जमहूरियत। तो जमहूरियत के हम शायदा थे उस वक्त। अच्छा। हाँ, जी, क्वींस रोड पे जो USIS का था। नहीं, ये बैंक स्क्वायर में होता था। अच्छा। ये फिर बाद में कहीं क्वींस मतलब निकम्मों को कुछ नहीं सोचती थी तो जमहूरियत, ये तो बाद में बहुत बाद आई, ये उस वक्त थी, बैंक स्क्वायर पे था। और सारा इनफैक्ट हमने इम्तिहान CSS का मैंने या ब्रिटिश काउंसिल या USIS बैठ के वहां बैठ के हम तैयारी किया करते थे। अच्छा। सारे CSS से पहले। तो खैर वो तो मतलब मैं जमहूरियत के लिए प्रोसेशन लीड किया करता था। ओके। और उस वक्त फौजी डिक्टेटर था, उसके खिलाफ। ठीक हो गया। मगर जब मैं फॉरेन सर्विस में चला जाता हूँ 65 में, तो मेरी पोस्टिंग होती है 71 ट्रेजेडी के वक्त। मैं वेस्ट अफ्रीका में था, सेनेगाल में। ठीक सर। तो 1970 में आई वाज देयर, जब इलेक्शन याहिया खान ने अनाउंस किया तो बड़ा बड़ा दिल खुश हुआ और उसने ये कहा था कि जी फ्री और फेयर इलेक्शन कराऊंगा, और वाकई उसने करवाए। मैं छुट्टी लेकर वहां से अपने खर्च पर वापस आया, सेनेगाल से लाहौर आया। ओके। और मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अच्छा। और मुझे फख्र हुआ कि मैंने आज पहला फ्री और फेयर इलेक्शन और उसमें हिस्सा लिया है। आई रियली फेल्ट रिलीव्ड। लेकिन दूसरे दिन ही मुझे फॉरेन ऑफिस से कॉल आ गई कि आप वापस अपनी स्टेशन पे जाएं, क्योंकि हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे इलेक्शन के फौरन बाद। तो मुझे रश करना पड़ा वापस अपनी ड्यूटी पर, बिकॉज पोस्ट इलेक्शन हालात जो थे, क्योंकि जो वर्डिक्ट था लोगों ने, मेजॉरिटी ने दिया, उसके मुकाबले में जो हमारी तरफ से जो लीडर था सियासतदान भुट्टो, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट। तो एक लड़ाई वाला सामान पैदा हो रहा था, बहुत क्राइसिस बिल्डअप हो रहा था, सियासी क्राइसिस बिल्डअप हो रहा था। तो मुझे कहा गया चले जाओ। बट ये भी मैं इंसिडेंटली आपको बता दूं, मेरा सफीर वाज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और हिज वाइफ वाज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, पूरा स्टाफ वाज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। आई वाज द ओनली वेस्ट पाकिस्तान। और मुझे कहा गया मुझे कहा गया फौरन चले जाओ, तो मैं चला गया। 70 के बाद दैट इलेक्शन was the last election that I ever voted। क्योंकि उस इलेक्शन के नतीजे में मेरी नजर में, मतलब अदर्स मे नॉट एग्री, बट इन माय व्यू जो असल पाकिस्तान था वो हमारे हाथ पास से चला गया। वो जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो रियल पाकिस्तान was conceived in what was East Pakistan। मुस्लिम लीग वहां बनी। शिमला डेपुटेशन जिसके डिमांड के नतीजे में मुसलमानों को उनको अलग से अलहदा वोट का हक मिला था हिंदुस्तान में, वो ढाका में था। 35 मेंबर डेलीगेशन, जिसमें अक्सर लोग मशरकी पाकिस्तान से थे कि हम अलग हक चाहते हैं मुसलमानों के लिए। तो और मेजॉरिटी वो थी। 70 के इलेक्शन में वर्डिक्ट जो था वो उनके लिए था। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा जो सियासी माइंडसेट है, हमारे जो अब पाकिस्तान रह गया है, यहां कभी अवामी राय का ख्याल ही नहीं किया जाता। सिर्फ वो जो चंद ऊपर लीडर बैठते हैं ना, वो अपने आप को समझते हैं कि दे आर द आर्बिटर्स ऑफ द नेशन। तो हुआ ये कि मुल्क टूट गया, पाकिस्तान जो है वो असल पाकिस्तान चला गया। अब आपके पास 4 इकाइयां रह गई हैं, सिंधी, बलोची, फ्रंटियर, पंजाब। पाकिस्तान ढूंढे नहीं मिल रहा। मैं बताऊं, मैं 6 साल का बच्चा था जब पाकिस्तान आया, और मेरे बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे व्हेन आवर ट्रेन अराइव्ड इन लाहौर। तो अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मेरे कानों में अब तक, हाँ अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, ईस्ट पंजाब से। तो मकसद मेरा कहने का है, मैं अभी तक, मेरी फैमिली और मैं उस पाकिस्तान की तलाश में है, मुझे अभी तक नहीं मिल रहा।
सच वो है, पाकिस्तानियत कहीं नजर नहीं आ रही है सिवाय क्रिकेट वाले दिन, और कहीं पाकिस्तानियत नहीं होती। बदकिस्मती ये है। तो बात ये है कि सोचना होगा हमें सबको, हर इदारे को सोचना होगा। मेरी बात सुनिए, हर इदारे को सोचना है कि पाकिस्तान चाहते हो या तुम अपना अलग से एक वजूद चाहते हो। तुम वजूद के तौर पे तुम्हारा कोई मकाम नहीं है मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान नहीं है। इसी तरह जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है ये तो एक कागज के टुकड़े पर एक पतली सी लकीर है, वी मस्ट इरेज दिस। ये जो लोग कहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो लकीर है ये बॉर्डर की खून से बनी हुई है लकीर। ये हम लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं, लाखों करोड़ों लोग उस तरफ से अपना घर बार, अपनी शनाख्त, अपनी जो आबाओ अजदाद की जायदाद थी, सब कुछ छोड़कर हम इधर आए हुए हैं। और हम अभी भी पाकिस्तान को तलाश कर रहे हैं। वो महाजरों को महाजर बना दिया गया है और उधर ईस्ट पाकिस्तान में अब तक वो जो आना चाहते हैं पाकिस्तान, उनको दाखिला ममनू करके रखा है। कभी सोचा है हमने कि हमने पाकिस्तान, कायदे आजम के पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया है? ये रिजॉल्वेबल है जी, सब कुछ है। हमारे पैदा किए हुए सब प्रॉब्लम्स है, हमारे पैदा किए हुए, बिल्कुल। अच्छा, नाउ स्टार्टिंग विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सबके पर्सनल मफादात हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं किसी का। देखें, इदारे बतौर इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो बाकायदा उनका एक फॉर्मिडेबल रोल है। चाहे वो फौज हो या अदलिया हो या पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट भी बदकिस्मती से है, पढ़े लिखे लोग हैं, एशियन के पढ़े हैं, लेकिन दे हैव नेवर लेजिस्लेटेड फॉर द गुड ऑफ द पीपल। वो लेजिस्लेशन जब भी उन्होंने की है वो अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस या फिर बजट की बड़ी बड़ी जो ज़खामतें बनते हैं वो सिर्फ करके IMF और ये सारा कर्जे लेने हैं, ये करके, इसके अलावा कभी उन्होंने मुल्क की बेहतरी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कभी लेजिस्लेशन नहीं सोचा। और मुझे रोना आता है। आपकी बात बिल्कुल, ये जो पहली लाइन आपने दे दी और आपके बारे में गलत एक राय कायम की जाती, आपने क्या कमाल की बात की कि 75 दिन भी फौज के बगैर नहीं चल सकते। कमिंग ऑन टू द पॉइंट सर, 71 लिंकिंग दिस 71, वहां पे भी एक फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा कोलैप्स होता है। वाज मिलिट्री वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट? नहीं, ये भी मैं बात बता दूं। ये मैं आई वाज, देखिए, मैं उस सारे इशू का हिस्सा रहा हूं और मैं जो चीज बयान कर रहा हूं ना, सिंबॉलिकली दिस विल डिपिक्ट द रियलिटी जो मैं आज आपको साथ शेयर कर रहा हूं। अभी कोई नहीं जानता इस बात को। आई नो, मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरी एम्बेसी में हर कोई ईस्ट पाकिस्तान से था। आई वॉज दी ओनली वेस्ट पाकिस्तान। तो वहां एक दिन, अच्छा, अम्बेसडर जो होता है हमारे लिए, मैं यंग डिप्लोमेट था, तो जो अम्बेसडर उनकी बेगम थी, वो दे वर जस्ट लाइक फादर एंड मदर टू अस, टू मी एंड टू माय वाइफ। ठीक है जी, हम मेरे 4-5 साल तो नौकरी थी मेरी हुई। तो एक दिन बेगम साहबा ने मुझे और मेरी वाइफ को अपने घर बुलाया कि कैन यू कम ओवर। तो हम गए। उन्होंने, ये 71 की बात, 70 की बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, तो अपनी किताब में लिखूंगा, मैं लिखी चीजें, तारीख एग्जैक्ट नहीं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि माय हस्बैंड इज इन लीग विद इंडियंस। ये अपने मियाँ के बारे में, हाँ, ही इज ए ट्रेटर। उसने कहा ये खत हैं जो इंडिया वहां मुफ्ती बहिनी के और दूसरे इंडियंस के साथ का था, ये कर रहा है। तो मेरे लिए तो मैं रो पड़ा उस वक्त, सच्ची बात। ये था कि ये क्या हमारा बटर्रा हो रहा है कि एक मियाँ बीवी के दरमियान फासला, ये डिस्टॉर्टेड है, वो सारा मुद्दा मैं कहता हूं वो फलसफा सारा खत्म हो जाता है। यानी क्या सच है, क्या झूठ है, बिल्कुल। मैं मैंने वो फिर सारे खब्बा इस्लामाबाद छुप के, अम्बेसडर को पता भी नहीं मैंने भिजवाया। और इस सारे सिलसिले में कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हुई जिससे अम्बेसडर को पता चल गया कि मैं मिनिस्ट्री के साथ कुछ एक्सचेंज करता रहा हूं। तो वो बड़ा नाराज हुआ, मुझसे कहता है कि साइफर का तुम मुझे दे दो। मैंने कहा था मैं चाबी नहीं दूंगा तुम्हें साइफर की चाबी मेरे पास होती थी। दो ही तो अफसर होते थे, एक एम्बेसडर में। तो फिर जब इसने कहा कि नहीं आई वांट द की, तो फिर मैंने मिनिस्ट्री से पूछा कि चाबी मैं दे दूं।
तो मुझे आप तार मुझे भेजना क्लियर फलां एड्रेस पर, तो मतलब है कि साफ उसमें लिख देना हनीफ, या मैंने कोड बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि चाबी दे। उस तो मिनिस्ट्री से जवाब आ गया कि दे दो चाबी। तो मैंने जब जिस वक्त मैं चाबी देने एम्बेसडर को गया उसके कमरे में, तो उसने कहा आई डोंट नीड इट। उस वक्त तक वो फैसला कर चुका था टू डिफेक्ट, एंड ही डिफेक्टेड। अच्छा, तो ये था बड़ी 1971 की ट्रेन, बड़ी इंपॉर्टेंट 71 So की military ट्रेन। was not. अच्छा, ना ऑफ कोर्स मैं बताता हूं, देखिए कौन था मिलिट्री का उस वक्त। देखिए याह्या खान, सर याह्या खान के बारे में आप लोग मेरे ख्याल में मालूम होगा सर कि उनकी रेपुटेशन फौज में क्या थी। ठीक सर ठीक है ना, सबको पता था Everybody knows. कि उसकी हरकतें, उसके तौर तरीके रहने के, और उसका ये भी याद होगा कि 65 में, ये मैं आज रिपीट करना चाहता हूँ, सर आपने चूंकि अयूब खान का जिक्र किया तो, और ये भी जिक्र किया कि ये ईस्ट पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्या हुआ। अयूब खान वाज, मैंने कहा कि डिक्टेटर था, लेकिन पूरा उसका पीरियड जो है गोल्डन पीरियड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। Yes. लेकिन वो जाते वक्त बजाय इसके कि वो इलेक्शन करवाता, वो इक़्तिदार जो था एक और डिक्टेटर याह्या खान को दे गया। तो याह्या खान जो था सर वो बहुत कमजोर आदमी था, ओके और उसी की वजह से उन्होंने जब 65 में जंग हो रही थी, एक महाज था जो हमारे एक और जर्नैल वहां गया, जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था कश्मीर की तरफ, और अगर और 24 घंटे वो महाज चलता रहता तो वो कश्मीर पूरे का पूरा फतह कर लेता। ओके तो हुआ ये कि अमेरिका का एक, अब देखिए यहां आती है बात, हाँ अमेरिका का सीनियर पॉलिटिकल काउंसलर फॉरेन ऑफिस आता है और वहां हमारे डायरेक्टर जनरल को कहता है कि देखें ये जो आपका महाज है, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, एक हफ्ते में आप तो दिल्ली काबू कर लेंगे, अच्छा एंड दिस इज व्हाट वी डोंट वांट। ये थे अल्फाज, दिस इज व्हाट वी डोंट वांट। ये तो अगले दिन ही जो कमांडर था उसको बदल दिया गया और उसकी जगह याह्या खान भिजवा दिया गया। ये हाँ कमांडर, हाँ मकसद, यानी ये बजाय ये करने के हम महाज ही बदले हैं, महाज बंद कर दे, क्योंकि बंद नहीं किया जा सकता, महाज खुल गया था क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व हो गए थे, लोगों ने जाने दी थी उस महाज पे। तो उस महाज को बंद करने की बजाय कमजोर करने के लिए एक वीक कमांडर, एक ऐसा कमांडर जो जाके हर वक्त सोया रहता है, वो उसको भिजवा दिया गया। तो नतीजा क्या हुआ, कश्मीर चला गया, कभी नहीं आएगा अब आपके पास, मैं बता दूं। तो ये था बात आपकी। तो उस वक्त वो था मुल्क का सरबराह याह्या खान, और कभी नहीं आएगा। मेरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सर, क्योंकि जो अभी रीसेंट हरकतें भी हुई हैं, तो वो था लद्दाख 370 में दोबारा बोलना खत्म कर दीजिए। तो वो था सरबराह भुट्टो, और वो दोस्त बन गया क्योंकि कॉन्फ्रेंस था मफादात का। वो अपनी उसकी सोच थी, उसको इसने एक्सप्लोर किया, हालांकि एक सियासी मसला था। ठीक है जी, शेख मुजीब मेजॉरिटी थी उसकी, उसको प्राइम मिनिस्टर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता, मगर भुट्टो डिडंट वांट टू बी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो चाहता था मैं एक और, हाँ, और वो हर कॉस्ट पे उसने प्राइम मिनिस्टर बना, कहता था वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और मैं यहाँ का। ये असल सिकनेस इतना इंटेलिजेंट था। यही तो बात है कि समटाइम्स इंटेलिजेंस बिकम्स योर लायबिलिटी। तो वो इतना इंटेलिजेंट था, क्लेवर था, लेकिन वो इस पोजीशन पे पहुंचा भी तो है। अयूब को अपना डैडी कहकर खत लिखता था, तो वो आपको पता है जिस तरीके से लीडर बना था, वो भी आपको पता है ना। ये जो हम पहले से ये बात कर रहे थे 1951 वाली सारी आपने बताई कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और फिर लेटर ऑन आपने तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात कर दी कि मिलिट्री हैज नो सच रोल टू प्ले। जो आपके फॉरेन ऑफिस के लेटर ऑन व्हेन यू एक्वायर्ड योर सीनियर पोजीशंस, तो आपको लगा कि मिलिट्री वो मैं आता हूँ उस तरफ, पहले लेट मी, मैंने आता हूँ मैं, मगर लेट मी कंप्लीट वन थिंग। ये जो आपसे 71 की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सियासी मसला था, इट वाज ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इट शुड हैव बीन सॉल्व्ड पॉलिटिकली। ठीक है जी, और वो सियासतदानों का काम बनता था। वो सियासतदान ने इस मिलिट्री डिक्टेटर को
यानी प्रेशराइज किया या जो भी किया, क्योंकि लास्ट मीटिंग इनकी लाड़काना में होती है जहां ये उसको कहता है कि तुमने मिलिट्री एक्शन करना है। ओके, तो मिलिट्री एक्शन किया, जब गॉड सेव हो गया तो ये हुआ। तो मतलब था कि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सियासतदान की बनती है। तो उस बंदे ने पाकिस्तान तोड़ा, तो जो आज भी जिंदा है, ठीक है, आप बताइए, जो आज भी उस बंदे ने पाकिस्तान तोड़ा, इसी वजह से जिंदा है ना, कि वो आज भी जिंदा है। तो ये तो आपकी सवाल का जवाब हो गया। अब आपका सवाल जो है बाद में बात करते हैं। तो वो लिंक अप दोबारा करते मैं समझ गया कि फौज के रोल की बात अगर कहते हैं। नहीं, फौज का रोल सर इसके साथ रिलेट कर दीजिएगा। एक कांग्रेस की तरफ से सवाल आया था और नाम लेने में हर्ज भी नहीं है, जो मौलाना आजाद ने कहा था, और उस वक्त भी ये प्रेडिक्शन थी, ये कैलकुलेशन थी, जिससे तो उन्होंने कहा था कि आपके अंदर कोई कदर मुश्तरक नहीं है ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान में, तो चुनाचे ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, और बाद में अभी तक आपने भी कहा कि कल्चरली किस तरीके से हम डिस्पर्स होते गए, तो हम आज सिंधी हैं, बलोची हैं, कोई पश्तून है, पंजाबी हैं, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं है। इसी तरीके से ये प्रेडिक्शन थी, ये कैलकुलेशन थी। मैं आपको फिर एक दो मेरी चीजें होती हैं सारी एक्सपीरियंसेस पर। कोर्स तो मैं अब आपको लर्न कर, जब पाकिस्तान टूटा, आई वॉज इन सेनेगाल, डकार में था, तो पहले एम्बेसडर ने डिफेक्ट किया, और मुझे फिर जो मेरा एक कॉन्टेक्ट था फॉरेन ऑफिस में वहाँ का, उसने मुझे फोन किया कि फ्रेंच में बताया कि तुम्हारा एम्बेसडर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। डिफेक्ट करने से क्या मुराद होती है डिप्लोमेटिक टर्म्स में? उसमें अपनी वफादारी चेंज करता है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं हूं, मैंने बांग्लादेश का, बांग्लादेश। अच्छा, तो मैंने इसको पहले कह दिया था जब ये झगड़ा हुआ था साइफर वाइफर का, तो मैंने कहा था कि आपने अगर जाना होगा तो इज्जत से जाएं, आई वुड लाइक टू बिड यू फेयरवेल, बाकायदा आपको खाना वाना खिला के भेजेंगे अगर जाना हो। मैं बड़े रिस्पेक्टफुली इनको करता था, क्योंकि उनकी बेगम ने तो अपना सारा दिल खोल के हमारे सामने दे दिया था, जो मैं समझता हूँ उससे बढ़कर कौन पाकिस्तानी हो सकता है जो अपने मियाँ के बारे में सब बता दे कि जी मेरे मियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, मुल्क के साथ गद्दारी, बड़ी इंपॉर्टेंट। और ऐसे कई वाकयात हैं सर। तो कई लोग हैं जो जिन्होंने ऑप्ट किया फॉर पाकिस्तान। उनमें एक मेरा हमारा कुलीग भी था बेचारा, इफ्तिखार मुर्शिद, उसको बाकायदा हिंदुस्तान ने बड़े बड़े लालच दिए थे कि भी तुम वापस अपने बांग्लादेश चले जाओ, डिफेक्ट कर जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो अभी मैं आपके जो किस बात पे फिर आ रहा था, तो मेरी सवाल ये था कि ये जो मैंने आपको कांग्रेस का भी हवाला दिया, फिर मैंने अबुल कलाम आजाद का हवाला दिया, उन्होंने कहा था कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद आपसे ईस्ट इंडिया नहीं, ईस्ट पाकिस्तान नहीं संभाला जाएगा। नहीं, हाँ वो बात तो कर, हाँ मैं समझ गया, वो मैंने बताया ना कि हाँ, वाज इट कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन? नहीं, ये उनकी कैलकुलेशन भी थी और प्रेडिक्शन भी थी, किसी हद तक कोई इसमें यानी गैर फितरी चीज नहीं है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सोचा था, जब एक कल्चरली देखा जाए तो बंगाली कल्चर हमसे बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है ना। वहाँ हर शाम को उनके यहाँ मौसीकी भी होती है, और लेकिन वो मजहबी भी हमसे ज्यादा हैं कि वहाँ के मौलवी बड़े बड़े दूदू मियाँ और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े सूफी गुजरे हैं। हाँ। तो इस्लाम हमसे ज्यादा वहाँ सच्चा इस्लाम है, मैं बता दूं। यानी ये जितनी ब्लास्फेमी वगैरह के या इस्लाम के बारे में ये होती हैं, इस्लामोफोबिया की तरीके, वहाँ हमसे ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं। तो मैं बात अभी इसी पे कर लूं, बात से बात की बजाय, हाँ, तो ये है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ये तासुर कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, ये बहुत गलत तासुर है, बहुत गलत तासुर है। मैं कहता हूं कि वो असली पाकिस्तानी वो हैं, और अभी तक मेरे जो कुलीग्स हैं वो भी रिटायर्ड हैं, वो बाज दफा अपनी यादें करके रोते हैं, हम मुझसे शेयर करते हैं, हाँ मेरा राब्ता रहता है, बेचारे फौत हो गया कई। और एक दफा मैंने उनकी कहने पे मुशर्रफ के जमाने में मैंने वो चाहते थे कि जहां हमने ट्रेनिंग इकट्ठी की थी हमारी सिविल सर्विस अकेडमी के जिन कमरों में रहते, वो एक दफा कहते हमें 2 रातें वहां सुला दो। अच्छा। यानी वो अपनी यादें, हाँ नॉस्टैल्जिया, तो वो मैंने अरेंज कर दिया था। फिर मुशर्रफ का जो क्राइसिस चल रहा था उसमें बहुत सिक्योरिटी के मसले पड़ गए हुए, तो मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त जो सारे ईस्ट पाकिस्तानी थे, तो जब बंगाली एम्बेसडर चला गया तो उस वक्त फिर फैसला हो गया था कि जी बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान वगैरह से भी सारी अलग चीजें हो रही थी। ये फॉरेन ऑफिस में भी जो लोग थे बंगाली, उनको भेजा जा रहा था, तो मेरा भी स्टाफ फिर जाना था। तो जिस वक्त वो जा रहे थे,
वो सब रो रो के उनकी फैमिलीज और वो मुझसे मिल के गए थे। ये बंगालीज कि वो बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट था उनके दिलों में कभी भी नहीं आया था, तो वो रो के गए। बल्कि फिर मैं कई सालों बाद मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, तो वहां एक वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स वाज पोस्टेड इन बांग्लादेशी मिशन। उसको जब पता चला वो दे केम टू माय हाउस अगेन, रो रो के हमें मिले। So what are you expected? यानी इसको मैनेज किया जा सकता था। बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ। देखिए इसका मतलब वही बात असल चीज ये है कि नहीं जी, अवॉइड क्या, वो एक इलेक्शन का नतीजा था, उसका नतीजा मानना चाहिए था। मानना चाहिए, जिसने नहीं माना वो गद्दार है। ठीक, यहां भी तो ये हो चला था ना, ये बार बार कहते थे कि जी इलेक्शन का नतीजा है, इसने नहीं माना तो ये गद्दार है। तो बात ये है कि वो चीज वहां पे जो इलेक्शन का नतीजा था वो हमने नहीं माना। मुजीबुर रहमान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो क्या फर्क पड़ता था, मेजोरिटी तो उनकी थी, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा थी, सीटें उनके पास ज्यादा थी। आफ्टर ऑल 25 साल तक यहाँ पे रह के लोग हुकूमत करते रहे थे, तो क्या फर्क पड़ता था। आपको लगता है याह्या खान भुट्टो को कंटेन नहीं कर सकते? ना जी ना, अच्छा सर, ये वो तो साथ मिल गए थे। लेट्स मूव ऑन। भुट्टो प्रेफर्ड डिबैकल कि मिलिट्री हो जाए तो, और वे फिर भुट्टो ने एक दफा मॉस्को में, आई रिमेम्बर कि एक बुक तो मॉस्को नहीं था, ये न्यूयॉर्क की बात है, कि इसको बुक्ति को भुट्टो ने कहा, हमारे खालिद हसन होता था जो इसका भुट्टो का भी प्रेस सेक्रेटरी भी होता था, वो उस वक्त हम मेरे साथ वहाँ एम्बेसी में होता था, तो हम दोनों बैठे थे, हाँ वहाँ बुक्ति भी खड़ा था, ये भुट्टो और बुक्ति पी रहे थे, शराब पी रहे थे। तो भुट्टो ने उस नशे में कहा उसको, खालिद को बुला के, मगर ये मैं नहीं कहना चाहता, ये ये काट दे ये चीज, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। तो उसने उसको कहा, ओए ले जाओ इस साले को पिगाल, गंदा करो, यही भुट्टो के अल्फाज है, पिगाल। हाँ पिगाल, वो जो आपको पता है ना पिगाल। तो अगले दिन मैंने उसको पूछा खालिद को, ओए तू कीता उन्हें गंदा, बड़ा कीता। खालिद ने कहा, खालिद वाज गुड फ्रेंड, तो काफी हम उसको हमारे साथ था। तो ये बिल्कुल ये काट दीजिए, ये ये चीज दरअसल इसके ऊपर। तो बात मैं कह रहा था कि बंगाली जो थे वो रियल पाकिस्तानी थे। मैं एक दिन न्यूयॉर्क से आ रहा था, तो वाइफ मेरी व्हील चेयर थी, जो व्हील चेयर चला रहा था बंदा, उसने देखा कि पाकिस्तानी है, तो उससे कहता है कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो कहता है मैं फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैंने एक दो लफ्ज बंगाली के बोले, तो उसने व्हील चेयर छोड़ के मुझे गले से मिला लिया। तो फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर दिया। कहता है कि माय फैमिली इज देयर, और मैं सिर्फ आया हूँ जॉब वॉब कर रहा हूँ, लेकिन वी आर अनहैप्पी कि इंडिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। तो ये सेंटिमेंट्स थे। सेकंड, डेमोक्रेटिक फेलियर नहीं कहूंगा मैं, इसको पॉलिटिकल फेलियर कहूंगा। पॉलिटिकल डिबैकल। सियासतदान हमारा हमेशा फेल हुआ है। अभी भी जो क्राइसिस है ये सियासत की फेलियर है। फौज तो बेचारी इंसिडेंटल फायर फाइटिंग करने में, इंटरनेशनल फंडिंग रुकी हुई है, इंटरनेशनल फंडिंग रुकी हुई है, लोगों के मामलात रुके हुए हैं, एफडीआई नहीं आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग कुछ नहीं हो रहा, वो उनको नहीं पता कि अगले 5 साल किसकी हुकूमत रहेगी और अब किसने रहना है। हम किसी को हुकूमत करने देते नहीं, हम किसी को कंप्लीटली फेल तो हो लेने दो, 5 साल पूरा तो कर लेते। अफगानिस्तान ये निकल गया, बंगाल हमारा क्लियर हो सकता था, पॉलिटिकल डिबेट। बिल्कुल सर, मूविंग ऑन। हमारा जो है वो, अब हम आ जाते हैं 70s के एरा के आगे, ज़िया-उल-हक साहब आ जाते हैं, इसके बाद वो क्या बनाते हैं सर, अफगानिस्तान। वेरी क्विकली सर, आपका हमारा अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या है सर? आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। सिंपल, उसने अभी अफगानिस्तान ने कहा है कि हम जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुक कर भी लें तो प्रॉब्लम नहीं है, और वो इजराइल के साथ ताल्लुकात करने जा रहे हैं। कर लें, जो उनके मुफाद में है बिल्कुल करें। इधर इंडिया से हर मुल्क साथ क्या ताल्लुकात होंगे? हर मुल्क को अपने फैसले करने की आजादी होती है। जो मुल्क कोई फैसला करने से पहले दूसरे की तरफ देखता है वो मुल्क कहलाने के काबिल नहीं है, मैं तो ये जानता हूं। और मैं जब मैं बता रहा हूं ना, मैं थ्रू आउट ये सिचुएशन मेरे सामने रहती थी और मैं अपने हुक्मरानों को इस लाइन पे रखता था। मैंने बताऊं, मेरे फॉरेन सेक्रेटरी के जमाने में 3 साल मैंने गुजारे हैं,
मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस प्रोसेस नेगोशिएट किया बगैर कोई चीज कॉम्प्रोमाइज किए हुए। अच्छा सर, इंडिया की आप बात करें 8 चैप्टर के अंदर, ये जो किताब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान ग्रिडलॉक, ये सर ने बड़े क्लियरली इसके ऊपर बहुत डिटेल है। अब अफगानिस्तान का मैंने जो सवाल अभी अफगानिस्तान पे देखिए, अफगानिस्तान बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। हम क्या चाहते हैं और अफगानिस्तान हमसे क्या चाहता है? नहीं, हम अफगानिस्तान पे कोई, लोग क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, लोगों का मुझे पावर्स क्या चाहती हैं हमसे अफगानिस्तान के साथ? देखिए, असल चीज ये है कि हमारी पॉलिसी ईरान हो या अफगानिस्तान हो बड़ी क्लियर है, ठीक है जी। ईरान के बारे में, बल्कि अफगानिस्तान पे बात करने से पहले आप ईरान के बारे में सोच लीजिए कि ईरान और पाकिस्तान ये भी एक बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, और इतना पुराना है कल्चर का, जुबान का, हिस्ट्री का, मजहब का। और इनफैक्ट जितने भी हुक्मरान इस्लामी रियासतें बनती थी इंडिया में, वो सारी पर्शियनाइज्ड, पर्शिया की जो थी ना, वो वहाँ इन्फ्लुएंस होता था। तो दोनों मुल्कों, ईरान अफगानिस्तान से पहले एक अजीब सा सवाल है, अगर इजाजत दें। हाँ, किस दौर के अंदर ये इमराती और सऊदी और यानी लिबिया, ये वो ताल्लुकात हमारे किस हमारे पॉलिटिकल, फौजी नहीं, सब पॉलिटिकल आदमी, किन के ताल्लुकात किस दौर में ये बहुत दोस्ताना, यानी दोस्ती से आगे मुफादाती निजाम शुरू हुआ? ये आज का मसला नहीं है। ये किसने, ये मैं बताऊं, नहीं, ये मसला जो है ना, अरब और अजम वाला मसला, ये बहुत पुराना है। ये जिस वक्त हमारी खिलाफतें होती थी, जब से अब्बासिया खानदान गया, उसके बाद से मसला, टर्क्स आ गए और ईरान आ गए, तो इधर सल्जूक आ गए, और इस किस्म की जब बन गई सल्तनतें, तो ये सब मसले शुरू हो गए। फिर जो ये है कि सेक्टेरियन डिवाइड हो गया, वो तो खैर करबला के बाद ही शुरू हो गया था। लेकिन खैर मैं दरअसल इन चीजों में जाना नहीं चाहता, ये तारीखी एतबार से मुसलमानों की हिस्ट्री एक बहुत डिवाइडेड हिस्ट्री है, और अब्बासिया के बाद फिर बिल्कुल जवाल भी शुरू हो जाता है। ये मैं पूरी चीजों को बिल्कुल प्रिसाइज करके, गोल करके आपके सामने जो है ना, वो एक न्यूक्लियस सा रख देता हूँ। अफगानिस्तान देखा, फिर हमने तालिबान देखा, फिर हमने बहुत सारी रजियत पसंदी देखी, ये होती रहेगी। अच्छा, इसको निगोशिएशन हल है, डिप्लोमेसी हल है, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हल है। ताल्लुकात हल तब होते हैं जब ट्रेड हो, और ट्रेड के बुनियाद पर, अगर इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर अगर ताल्लुकात अच्छे हो तो कोई हल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उज्बेकिस्तान से सर गैस आनी है, अफगानिस्तान से आनी है, फिर आपके पास पाकिस्तान, यानी अगर हम रशिया से लेते हैं, इधर से हमारे पास ईरान है सर। अब मैं आपको दोबारा से अब कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स की तरफ लाने लगा, और मैं रिसेंट के अंदर, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि ईरान, अमेरिका का ईरान के साथ जो लोगों के सामने है, पसे पर्दा कुछ और है, सामने कुछ और है। लेकिन हुआ ये कि ईरान ने अपनी चीजें बना ली, उन्होंने इकोनॉमिक सेटलमेंट की तरफ आए, काफी रिजिलियंट कौम बनी, फिर उन्होंने परसिस्टेंसी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी की। आज वो मोहताज होने के बावजूद, लेकिन सैंक्शंस लगने के बावजूद इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। अच्छा, मूविंग ऑन, हालत ये हो गई कि जब तेल की पूरी दुनिया में हाइक हो गई, तेल कम हो गया, सारा तो चूस गए जिन लोगों ने चूसना था। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका और यूरोप कुल मिलाकर अभी तक रशिया पे डिपेंडेंट थे, यानी यूक्रेन वॉर को भी पूरी तरीके से वो स्टेप बैक नहीं कर सके, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठा सके कि ये क्यों हो रहा है। सवाल यहाँ पे आया सर कि अब ईरान के साथ उन्होंने कहा कि ताल्लुकात बनाए जाएं और उनसे तेल के ऊपर बात की जाए। ईरान ने कहा कि जब तक आप न्यूक्लियर के 5 हमारे दौर होते हैं, उनके जो करंट सदर है, उन्होंने कहा वो राउंड और इसके न्यूक्लियर के ऊपर आप जब सवालात करना छोड़ देंगे, ये हमारा ग्रिड लॉक खत्म होगा, तब हम कोई बात करेंगे। हमारा कोई उन्होंने स्टेट नो कर दी, ये लास्ट इतलात तक है। उन्होंने आपके, यानी पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका के साथ तेल का कोई मुआहदा नहीं करना चाहता, और ईरान का जो रशिया के साथ चल रहा है और बाकी जो स्टेट वो चल रहा है, उनके इस डिसीजन के अंदर कितनी खुद मुख्तारी और कितनी या गैरत की सबब है, या ट्रेड उनकी ठीक जा रही है, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को नो क्यों किया? देखिए, इसका सादा सा जवाब यह है कि ईरान एक बहुत
जो है ना खुददार मुल्क है। खुद मुख्तार होना तो और चीज़ है ना, खुददार मुल्क है, डिग्निटी बहुत है हमें। वहाँ पे ये कोई नहीं कि अमेरिकन या गोरी चमड़ी वाला उसके सामने वो झुकने का नाम ही नहीं जानते। ठीक है, वो खुद को बहुत बाइज्जत समझते हैं, बावकार समझते हैं। कभी उन्होंने किसी कॉलोनियल कंट्रोल को नहीं एक्सेप्ट किया ना, हालांकि बड़ी बड़ी ताकतें उनके नेबरहुड में रही हैं। तो रशिया एम्पायर थी, फिर ब्रिटिश एम्पायर थी यहाँ, लेकिन ईरानियों को किसी ने गुलाम नहीं बनाया सर। ठीक है, तो अब भी जो आप कह रहे हैं ना, ये जो हालिया न्यूक्लियर डील के बाद जो हालात हैं सर, देखिए वो जो न्यूक्लियर डील हुआ है वो जाहिर है कि अमेरिका ने प्रेशर के तहत वो नेगोशिएट किया था। अपने जो 5 सलामती कौंसिल के मेंबर हैं प्लस जर्मनी, इनको मिला के, और उसमें ठीक है ईरान ने कबूल कर ली थी शर्तें, और जो एक फ्रेमवर्क बना है उसके तहत ईरान ने कुछ बुनियादी अपनी जो सेफ गार्ड्स थी वो रखवा ली थी, जो वो पूरी करना चाहता है, और उसका हक बनता है अंडर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एग्जैक्टली। लेकिन अमेरिका चाहता है कि एनपीटी की बजाय वो जो वो है ना मसला के सलामती कौंसिल P5+1 वाला है ना, उन ऊपर इम्पोज करना चाहता है। तो लड़ाई इन बातों पर है। और ईरान से ये तवक्को करना कि वो सरेंडर करेगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज उन्होंने बहुत कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो एनपीटी के तहत आर्टिकल 4 में हर मुल्क को ये आज़ादी है कि वो फॉर पीसफुल पर्पसेस एनरिचमेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियर हाँ यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी है कर सकते हैं, सब मुल्क कर सकते हैं। तो और ईरान को बिलखसूस इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियराइजेशन होने के बाद और अर्जेंसी आ गई। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान को अमेरिका ने दिया था। हाँ, सबसे बुशहर में या कहाँ न्यूक्लियर। सर इस छक्के के ऊपर दोबारा सवाल सर, एक नहीं सर, सारी बातें इनवैलिड हो गई हैं। ये बताइए सबसे पहले ईरान दोबारा ईरान कोई सरेंडर नहीं करेगा, बहुत बावकार कौम है। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान को दिया था। देखिए मेरे ख्याल आप इसको लिंकअप मतलब है कि इंडिया का ये और आप लिंकअप करते हैं। मैं बताता हूँ इंडिया का जो प्रोग्राम है वो शुरू तो 47 से पहले भाभा ने कर दिया था। जहांगीर होमी भाभा जो था ना इंडिया का साइंसदान, उसने किया था, और पीसफुल न्यूक्लियर था। नेहरू ने फिर ये किया था कि सीक्रेटली उसमें मिलिट्री डायमेंशन डाल दी थी बगैर डिक्लेयर किए हुए। ये जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई है ये सब बेईमानी करके हुआ है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया था कि हमारा तो प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए है, तो सबसे मदद लेते रहे सबसे। और ये और बात है कि सबको पता था उनके, क्योंकि इंडिया चाहता था, मैंने कहा ना कि रूजवेल्ट से शुरू करके भी इंडिया आजाद नहीं हुआ तो उस वक्त से नेहरू के वो परस्तार थे, नेहरू को बुलाना चाहते थे और नेहरू नहीं गया उस वक्त। रूजवेल्ट ने कहा था कि इसको बुलाओ, हम यहाँ बात करना चाहते हैं, और उनको अंग्रेजों को कहते थे डोंट डिवाइड द कंट्री, इंडिया लेट इट रिमेन एज इट इज। तो मकसद मेरा कहने का है कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सबसे पुराना तो वो है, होमी जो था भाभा उसने बनाया था। लेकिन ये था कि उसमें फर्क ये था कि वो सिविलियन था, उसमें मिलिट्री डायमेंशन नहीं थी। ईरान के में इंडिया का मिलिट्री कर दिया था इन्होंने, चोरी छुपे किया हुआ था, और उसमें रूस भी शामिल था और ईरान नो करे तो संभल जाता है सर, ईरान नो करे तो संभल जाता है, सैंक्शन लगे तो संभल जाता है, दोबारा से उस पर निगोशिएशन आती है फिर संभल जाएगा, दोबारा नो करेगा फिर संभल जाएगा, रशिया से भी ताल्लुक रखेगा संभल जाएगा, और अगर कल को अमेरिका से उसने ताल्लुकात रख लिया तो भी संभल जाएगा। इंडिया ईरान अच्छा सर, इंडिया के तो ऊपर आता हूँ सर। 98 में आप फॉरेन सेक्रेटरी जी, इंडिया ने किस कंपल्शन के तहत वो उन्होंने इनिशिएट किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? देखिए नहीं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पहला इंडिया ने 1974 में किया था, और उसके बाद इनफैक्ट पाकिस्तान को असल खदशा लाहक हुआ था, क्योंकि हमारा तो कभी मिलिट्री डायमेंशन हमने सोची नहीं थी। और इनफैक्ट देखा जाए तो 1968 तक जब एनपीटी ट्रीटी नेगोशिएट हो रहा था
तो पाकिस्तान उन नेगोशिएशंस का एक कलीदी किरदार था। हम लोग सपोर्ट करते थे नॉन प्रोलिफरेशन की रिजीम को, कि कानून होना चाहिए ताकि न्यूक्लियर डायमेंशन नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये हुआ कि जब 74 के बाद फिर भुट्टो ने ये मसला शुरू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने का फैसला कर लिया था, और उस वक्त फिर अपने साइंसदानों को बुला के भुट्टो ने कहा था कि भी हमें एक कोशिश करने की ज़रूरत है फौरी, और उसने सारे वसाइल एलोकेट करके सिलसिला शुरू किया। 74 के बाद फिर उसके बाद 76-7 में डॉक्टर एकू खां आ गए, तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन भुट्टो ने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की दाग बेल ज़रूर रखी थी और बड़ा उसको क्रेडिट जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ भुट्टो तक नहीं रहा, क्योंकि भुट्टो के हलाकत के बाद फिर ज़ियाउल हक ने इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। और ज़ियाउल हक ने, बहुत प्रेशर था अमेरिका की तरफ से, लेकिन ज़ियाउल हक की कमाल ये था कि उसने अफगानिस्तान के मसले पर अपनी सपोर्ट अमेरिका को दे के, सोवियत यूनियन के खिलाफ वो दे के अपना न्यूक्लियर पर पर्दा डलवाए रखा, ब्लाइंड आई जिसको कहते हैं, और अमेरिका की मर्जी से ब्लाइंड आई रखी उसने, आंखें बंद करके हमें करने दिया। और जिस वक्त 83 तक ज़ियाउल हक ने वो कैपेबिलिटी हासिल कर दी, कोल्ड टेस्ट करके हमने अपना प्रोग्राम बंद करके रख दिया था कि जी बस ये खत्म। लेकिन जब ये 98 की बात आती है, ये कहानी है कि उस वक्त इनफैक्ट हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, उनके जो सियासी बयान आ रहे थे इंडिया की तरफ से कि उनकी नीयत में कुछ फतूर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अप्रैल में, ये तो मई में हुआ है ना उनका, पहले जो 11 तारीख को टेस्ट हुए हैं, तो अप्रैल में 7 या 8 को मैंने, अब तक मुझे याद है, एक ख़त नवाज शरीफ की तरफ से लिखा था, जो फिर उनसे साइन करवाया था। उसमें हमने G8 के जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जितने थे, G8 में ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक थे इसमें, तो उनको लिखा था कि इस तरह हमें खदशा है कि इंडिया इज गोइंग टू न्यूक्लियराइज द रीजन, और ये कुछ करने चला है, और आप लोग रोकें इंडिया को। तो उन किसी ने जवाब नहीं दिया। ये अप्रैल में लिखा, और मई में 11 मई को, मुझे अब ये भी अच्छी तरह याद है, मैं नवाज शरीफ के साथ हम एक इको की समिट थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था पहले, अब इस वक्त मैं फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे नवाज शरीफ के साथ था। वहाँ उसके साथ और भी मुशाहिद भी था और लोग थे, तो हम लोग वहाँ समिट पे गए हुए थे। तो उस दिन मीटिंग के बाद जब हम होटल वापस पहुँचते हैं लंच के बाद, तो मुझे कमरे में गया हूँ, तो मेरा जो स्टाफ अफसर कंसर्न था, सलमान बशीर, जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बनता है, तो वो उस वक्त इंचार्ज था इन अफेयर्स का फॉरेन, उसने मुझे फ़ोन किया कि जी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 3 उन्होंने 3 एक दफ़ा किए हैं, 2 दूसरी था, मुझे नहीं पता पहले उसने किए। तो उसने मुझे ये कहा कि टेक्स्ट हो गए। तो बस मुझे फिर ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर थी। मैं उसी वक्त फिर नवाज शरीफ के कमरे में गया, प्राइम मिनिस्टर के, वहाँ जाके मैंने उनको बताया कि जी ये हो गया है। तो उनका अमूमी ये सवाल होता था, अच्छा उनकी करना है, तो बस वो पहला सवाल उसका था, उनकी करना। मैंने उनको कहा कि जी ये है कि मैं, एक तो मुझे डर ये है कि आपको कुछ कॉन्टेक्ट किया जाएगा फौरी बाहर से, मुझे डर था अमेरिकन सदर का कि वो फ़ोन करेगा फौरी रोकने के लिए कि जवाब नहीं देना। तो मैंने कहा एक तो मैं आप तक रसाई टेलीफोनों की बिल्कुल बंद कर दूंगा, दूसरा हम बजाय परसों जाने के कल वापस इस्लामाबाद चलेंगे, और आप इजाज़त दे दें तो मैं आर्मी चीफ को अभी फ़ोन करके कहता हूँ कि वो तैयारी शुरू कर दे। और बस ये मैंने कहा करना है, की करना है, पे याद आया सर, और हाँ फॉर कारगिल। और हाँ मैं बताता हूँ ना, देखिए ये किधर ले गए, की करना है ये सर, ये अब नहीं टाइम थोड़ा है। और अच्छा भाई, आप ये अगर आप ये मामला खत्म करके कारगिल पे आना चाहते हैं तो उनकी करना है। तो मैंने उनको बता दिया कि ये करना है, हम वापस आ गए। और उसके बाद ये 11 मई को है। फिर इतने में अलबत्ता ये बता देता हूँ कि अमेरिकनों से फ़ोन आ गया कि वो आना चाहते हैं, वही जिस बात का मुझे डर था। तो मैंने कहा अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि मैं 15 से पहले नहीं रिसीव कर सकता। तो क्योंकि 15 मई को, क्योंकि 11 मई को तो टेस्ट हुआ, हम 12 को वापस आए, 13 को कैबिनेट की मीटिंग,
13 को वो नेशनल डिफेंस कमेटी की मीटिंग, उसके बाद फिर हमने कैबिनेट की मीटिंग रखी थी, तो वी वर बिजी इन मेकिंग आवर माइंड के क्या करना है। तो वो बीच में आगे घपला डालना चाहते थे, मैंने कहा नहीं है। तो जब वो जहाज में बैठ गया टेम्पा वहाँ फ्लोरिडा में, तो जहाँ सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, तो वो मैंने कहा कि नहीं, मैं आई एम नॉट रेडी टू रिसीव यू। उन्होंने आर्मी चीफ थे जनरल करामत, उनको फोन किया कि ये जो आपका फॉरेन सेक्रेटरी है, हमने मना कर दिया है। तो ही कॉल्ड मी, मैंने कहा जी मैं आई एम बिजी, आई कांट रिसीव देम। तो ही अप्रिशिएटेड। हाँ बिल्कुल, उसका बिल्कुल ठीक है, जो फैसला तुम्हारा है। तो मैंने, दे केम ऑन 15th को हमने बात की, फिर हमने अपना जो आता है ना अपना माइंड जिस तरह कन्वे करना होता है वो किया, उनको बताया कि तुम लोगों को पता था सारा, हमने आपको अलर्ट किया था, आपने फिर भी नहीं ये किया। और बाकी रहा, हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि हम टेस्ट करेंगे, हमने कहा हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो फैसला करेंगे, बट वी आर नॉट इन ए हरी। ये तो इस तरीके से हमने कर दिया। मिल रही है कि you are not being dictated by No, the no. military. No, I mean, देखिए ये as a लोगों में foreign बड़ा officer, गलत तासर है। देखिए ये बहुत तासर है, हमारी फौज को ये एक तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश एक सियासी हरीफों की तरफ से, बल्कि सियासतदानों की तरफ से रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट कि बात। फौज को नेगेटिव उसमें Like इमेज में, हाँ हमेशा हर वही चीज में anti- ये, और खास तौर पर जो एक प्रोग्रेसिव सा तबका है ना हमारे यहाँ, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो खास तौर पर जो बड़े लिखने विखने में अपने आगे पीछे, if you allow me to हाँ, say, नाम ले cool- लें। cool कहते हैं। हाँ कूल नहीं, वो जो अजीब किस्म के होते हैं और इंटेलेक्चुअल, नहीं सर, ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स मैं सर, ये कहता सूडो हूँ। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, एक पूरा अगर नाम में नहीं लेता, लेकिन ये सेठी साहब और ये पूरा ग्रुप जो है ना, बस वही ये लोग है ना, तो ये पूरे तो पाकिस्तान को ये तोड़ने कहते हैं की जी चक्कर में फौज लगे करती हुए है, हैं। फौज करती है। तो फौज कैसे मैं करती अपने है? 3 साल के तजुर्बे में से कह सकता हूं कि फौज ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि शमशाद डोंट डू दिस या डू दिस, और do this। बिल्कुल कभी नहीं कहा।